अच्छा, एक बात बताइए, जब हम खाने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? स्वाद, पेट भरना या शायद ऊर्जा? हमारे पास आज कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं जो इस रोजमर्रा की जरूरत को एक अलग ही नजरिए से दिखाते हैं। आज हम समझेंगे कि हमारी थाली में रखा खाना सिर्फ भूख मिटाने वाली चीज नहीं, बल्कि एक तरह की इंटेलिजेंट मशीन है। इंटेलिजेंट मशीन? हाँ, जो हमारे शरीर को बनाती है, चलाती है और बचाती भी है। ये इंटेलिजेंट मशीन वाला विचार बहुत सही है। हम अक्सर भोजन को गाड़ी के पेट्रोल की तरह देखते हैं कि बस डाला और गाड़ी चल पड़ी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये पेट्रोल भी है, गाड़ी की बॉडी बनाने वाला मेटल भी, उसकी मरम्मत करने वाला मैकेनिक भी, और उसे दुर्घटना से बचाने वाला एयरबैग भी। सब कुछ एक ही थाली में। वाह! तो चलिए इस मशीन के पुर्जे खोलकर देखते हैं। अगर हम खाने के काम को मोटे तौर पर बांटें तो इसे 4 मुख्य हिस्सों में देखा जा सकता है ना? हाँ बिल्कुल। ऊर्जा देना, शरीर को बढ़ाना मतलब ग्रोथ, टूट फूट की मरम्मत करना, और हाँ, बीमारियों से बचाना। बिल्कुल। और इन कामों को अंजाम देने के लिए हमारे खाने में अलग अलग किरदारों की एक पूरी टीम होती है, जिन्हें हम पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एक टीम? हाँ। पहली है एनर्जी डिपार्टमेंट, जिसके 2 मुख्य खिलाड़ी हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा यानी फैट्स। ओके, पावर हाउस। फिर आता है कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, जिसका सुपरवाइजर है प्रोटीन। और आखिर में है सिक्योरिटी और रेगुलेशन टीम, जिसमें विटामिन और खनिज जैसे छोटे छोटे लेकिन बहुत शक्तिशाली सदस्य हैं। ये टीम वाली बात तो मजेदार है। तो एनर्जी डिपार्टमेंट से शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को अक्सर मुख्य ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। इसका मतलब जब भी शरीर को फौरन ताकत चाहिए होती है, वो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ ही भागता है। हाँ। जैसे चावल, रोटी, आलू खाने के बाद जो तुरंत एनर्जी महसूस होती है, वो इसी की वजह से है। एकदम सही। कार्बोहाइड्रेट्स रेडी टू यूज एनर्जी हैं। ये शरीर का सबसे पसंदीदा और सबसे आसान ईंधन है। अच्छा। इसीलिए जब इसकी कमी होती है तो हमें तुरंत कमजोरी और थकान महसूस होने लगती है, जैसे फोन की बैटरी लो हो गई हो। और इसी टीम का दूसरा खिलाड़ी है वसा यानी फैट्स। इसे ऊर्जा का भंडार भी कहते हैं। तो क्या ये एक तरह का पावर बैंक है जो ऊर्जा को भविष्य के लिए स्टोर करता है? बिल्कुल सही एनालॉजी है। कार्बोहाइड्रेट आपको तुरंत ऊर्जा देता है, लेकिन वसा उस ऊर्जा को लंबे समय के लिए जमा करके रखता है। जैसे घी, मक्खन, तेल। हाँ, ये सब हमारे शरीर के फिक्स डिपॉजिट की तरह है। जब कभी हम व्रत रखते हैं या लंबे समय तक खाना नहीं खाते, तो यही जमा ऊर्जा काम आती है। अच्छा। इसकी कमी से सिर्फ वजन ही कम नहीं होता, बल्कि त्वचा भी रूखी हो जाती है, क्योंकि ये हमारी त्वचा को मुलायम रखने का काम भी करता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को चलाने के लिए ईंधन तो दे रहे हैं, लेकिन गाड़ी सिर्फ ईंधन से नहीं चलती। उसकी बॉडी और इंजन को बनाने और मेंटेन करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। यहीं पे प्रोटीन की भूमिका आती है ना? हाँ, और ये भूमिका शायद सबसे जरूरी है। प्रोटीन हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक। हमारी मांसपेशियां, बाल, त्वचा, यहाँ तक कि हमारे खून के कुछ हिस्से भी प्रोटीन से ही बने हैं। ये सिर्फ जिम जाके मसल्स बनाने के लिए नहीं है, ये हमें जिंदा रखने के लिए जरूरी है। इसी से जुड़ी एक बात है जो मुझे थोड़ी परेशान करती है। प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियों के नाम क्वाशोरकोर और मरासमस। ये नाम सुनने में ही बहुत भारी लगते हैं। और ये सिर्फ मुश्किल नाम नहीं है। इन बीमारियों की तस्वीरें दिल दहला देने वाली होती हैं। ओह। क्वाशोरकोर में बच्चे का पेट तो पानी भरने से सूज जाता है, लेकिन हाथ पैर एकदम पतली डंडियों जैसे रह जाते हैं। जबकि मरासमस में बच्चा सचमुच सूखकर कांटा हो जाता है। बाप रे। ये हमें बहुत ही कठोर तरीके से याद दिलाता है कि प्रोटीन सिर्फ मसल्स के लिए नहीं, बल्कि जिंदा रहने और शरीर के हर हिस्से को अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए जरूरी है। मतलब ऊर्जा और बनावट का इंतजाम तो हो गया, पर हमारी इस गाड़ी को बाहरी हमलों यानी बीमारियों से कौन बचाएगा? यहाँ पर हमारी तीसरी टीम का रोल आता है, विटामिन और खनिज। हाँ, और ये टीम सबसे दिलचस्प है। इनकी जरूरत शरीर को माइक्रोग्राम या मिलीग्राम में होती है, यानी बहुत ही थोड़ी मात्रा में। बहुत थोड़ी। लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है। ये शरीर के साइलेंट वर्कर्स हैं, जो पर्दे के पीछे रहकर सब कुछ ठीक से चलाते रहते हैं। ये बात सोचने में कितनी अजीब है कि हमारे खाने में मौजूद एक बहुत ही छोटा सा मॉलिक्यूल विटामिन ए, वो सीधे हमारी आंखों की रोशनी से जुड़ा है। मतलब गाजर में मौजूद कोई चीज ये तय करती है कि हमें रात में दिखेगा या नहीं। सही बात है। इसकी कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। ये दिखाता है कि हमारा शरीर कितना जटिल और आपस में जुड़ा हुआ है। बिल्कुल।
हर विटामिन और खनिज का एक बहुत ही खास काम है, जैसे किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर का होता है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर। हाँ, विटामिन सी मसूड़ों का डॉक्टर है। इसकी कमी हुई तो स्कर्वी हो जाता है, जिसमें मसूड़ों से खून आने लगता है। विटामिन बी हमारी नसों का न्यूरोलॉजिस्ट है। इसकी कमी से बेरी हो सकता है, जिसमें नसें कमजोर पड़ जाती हैं। और विटामिन डी, इसके बारे में तो हम सब सुनते हैं कि धूप में निकलो, पर ये रिकेट्स वाली बात जिसमें बच्चों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, क्या ये आज भी उतनी बड़ी समस्या है? मुझे लगा था ये पुरानी कहानियों की बीमारी है। ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये आज भी एक बड़ी समस्या है, खासकर उन जगहों पर जहां बच्चे धूप में कम निकलते हैं या उनके खाने में विटामिन डी की कमी होती है। अच्छा। ये दिखाता है कि हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, शरीर की बुनियादी जरूरतें वही रहती हैं। विटामिन डी और कैल्शियम की जोड़ी हमारी हड्डियों का ढांचा बनाती है। और खनिजों की कहानी भी ऐसी ही है, जैसे आयरन यानी लोहा। हम सब ने अनीमिया का नाम सुना है, लेकिन ये होता क्यों है? क्या इसका मतलब है कि हमारे खून में लोहा कम हो जाता है? एक तरह से हाँ। हमारे खून में एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, जिसका काम फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाकर पूरे शरीर में पहुंचाना है। इस हीमोग्लोबिन का मुख्य हिस्सा आयरन ही होता है। ओके। जब आयरन की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन ठीक से बन नहीं पाता, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और नतीजा होता है थकान, सांस फूलना, यानी अनीमिया। और आयोडीन की कमी से होने वाला घेंगा रोग भी तो है, जिसमें गला सूज जाता है। कमाल है, बस चुटकी भर नमक में मिला आयोडीन हमें इतनी बड़ी बीमारी से बचा लेता है। सही कहा। और इन सब के साथ दो और चीजें हैं जिन्हें हम अक्सर पोषक तत्व नहीं मानते, लेकिन उनके बिना सब कुछ बेकार है। क्या है वो? पानी और रेशा यानी फाइबर। अच्छा, पानी और फाइबर। पानी तो खैर जीवन का आधार ही है। वो शरीर में हर चीज को घोलता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और तापमान को भी कंट्रोल में रखता है। और रेशा, जो हमें फल, सब्जियों और साबुत अनाज से मिलता है, उसे मैं पाचन तंत्र का ट्रैफिक पुलिस कहता हूँ। ट्रैफिक पुलिस। हाँ, वो यह सुनिश्चित करता है कि पाचन की प्रक्रिया में कोई जाम ना लगे। कब्ज जैसी समस्याओं को दूर रखने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल। तो अब हमारे पास एक पूरी तस्वीर है। कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिला ईंधन, प्रोटीन से बनी गाड़ी की बॉडी, विटामिन खनिज की सुरक्षा प्रणाली, और पानी रेशे से चलने वाला कूलिंग और क्लीनिंग सिस्टम। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है कि हमें अपनी थाली में इन सभी टीमों के खिलाड़ियों को जगह देनी होगी। और शायद यहीं पर संतुलित आहार या बैलेंस डाइट का विचार आता है। इसका मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं, बल्कि इन सभी पोषक तत्वों को सही मात्रा में लेना है। सही मात्रा, ये शब्द यहाँ सबसे जरूरी है। किसी भी चीज की कमी या अधिकता संतुलन बिगाड़ सकती है। सही बात है। संतुलित आहार का मतलब है एक ऐसा खाना जिसमें सभी पोषक तत्व शरीर की जरूरत के हिसाब से सही अनुपात में हो। बच्चों के लिए तो ये और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनका शरीर और दिमाग दोनों तेजी से विकसित हो रहे होते हैं। अच्छा। सही पोषण उनकी सीखने की क्षमता और बीमारियों से लड़ने की ताकत को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। जब हम कुपोषण शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक बहुत दुबले पतले कमजोर बच्चे की तस्वीर आती है। लेकिन आप कह रही हैं कि संतुलन बिगड़ने का मतलब सिर्फ कमी नहीं है। क्या एक मोटा बच्चा भी कुपोषित हो सकता है? ये बात तो बहुत से लोगों को चौंका देगी, मुझे भी चौंका रही है। बिल्कुल, और यही कुपोषण को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी है। कुपोषण का मतलब सिर्फ कम पोषण, अंडर न्यूट्रिशन नहीं है। इसका मतलब है गलत पोषण। गलत पोषण। हाँ, इसके 3 मुख्य रूप हैं। पहला तो वही है जिसके बारे में हम सोचते हैं, जिसमें प्रोटीन और कैलोरी की कमी से बच्चा कमजोर हो जाता है। और दूसरा है अति पोषण, ओवर न्यूट्रिशन, जिसका नतीजा है मोटापा। जब कोई बच्चा जरूरत से ज्यादा कैलोरीज, खासकर जंक फूड से लेता है, तो उसके शरीर में वसा तो जमा हो जाता है, लेकिन जरूरी विटामिन और खनिजों की कमी रह जाती है। तो बाहर से मोटा दिखने वाला बच्चा अंदर से कमजोर हो सकता है। ये भी कुपोषण ही है। और तीसरा रूप शायद किसी एक खास पोषक तत्व की कमी से जुड़ा है। हाँ, उसे कमी से होने वाले रोग कहते हैं। इसमें हो सकता है कि कोई व्यक्ति पेट भर खाना खा रहा हो, लेकिन उसके भोजन में किसी एक चीज की लगातार कमी हो। जैसे अगर खाने में आयरन की कमी है तो उसे एनीमिया हो सकता है, भले ही उसका वजन बिल्कुल सही हो। तो कुपोषण का दायरा बहुत बड़ा है। तो पोषण सिर्फ एक व्यक्तिगत मुद्दा नहीं, बल्कि एक सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दा है। सही।
मिड डे मील योजना का मकसद सिर्फ बच्चों को स्कूल तक लाना नहीं है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना है कि उन्हें कम से कम एक समय का पौष्टिक भोजन मिले। क्योंकि भूखे पेट तो ध्यान नहीं लगेगा। बिल्कुल, भूखे पेट कोई भी बच्चा पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा सकता। इसी तरह ICDS जैसे योजनाएं बचपन से ही पोषण और स्वास्थ्य की नींव रखने का काम करती हैं। और ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, स्कूलों और शिक्षकों की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे पास जो नोट्स हैं उनमें पेडागोजिकल एंगल यानी सिखाने के तरीकों पर भी बात की गई है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षकों के पास एक मौका होता है कि वे बच्चों में सही आदतें डालें, जैसे उन्हें ये समझाना कि नाश्ता क्यों जरूरी है। हाँ, ये तो बहुत आम है। कई बच्चे सुबह बिना कुछ खाए स्कूल आ जाते हैं, जिसका सीधा असर उनकी पढ़ाई पर पड़ता है। अगर पेट खाली हो तो क्लास में उनका ध्यान ही नहीं लगेगा। मैं मानता हूँ कभी कभी चिप्स या पिज्जा खाने का मन तो कर ही जाता है। मुश्किल यह है कि इसे कभी कभी तक कैसे सीमित रखा जाए, खासकर जब वो इतने स्वादिष्ट होते हैं। हाँ, इसीलिए शिक्षकों को जंक फूड के नुकसान के बारे में बताना चाहिए। लेकिन कैसे? और इसे बताने का सबसे अच्छा तरीका लेक्चर्स देना नहीं है, बल्कि इसे एक मजेदार गतिविधि बनाना है। गतिविधि? हाँ, जैसे बच्चों से कहा जाए कि वे एक फूड डायरी बनाएं और लिखें कि उन्होंने पूरे दिन क्या क्या खाया। ये अच्छा आइडिया है। या फिर क्लास में एक पोषण पिरामिड बनाकर समझाएं कि कौन सी चीज ज्यादा खानी चाहिए और कौन सी कम। जब बच्चे खुद करके सीखते हैं तो वो ज्ञान उनके साथ हमेशा के लिए रह जाता है। तो आज की हमारी इस बातचीत का निचोड़ यही है कि भोजन सिर्फ पेट भरने की प्रक्रिया नहीं है, ये हमारे शरीर को बनाने, चलाने और बचाने का एक जटिल और खूबसूरत सिस्टम है। हमने ऊर्जा देने वाले कार्बोहाइड्रेट और वसा, शरीर बनाने वाले प्रोटीन और हमारी रक्षा करने वाले विटामिन खनिज की भूमिका को समझा। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, हमने ये जाना कि इन सब का संतुलन ही सेहत की कुंजी है। और इस संतुलन के बिगड़ने का नाम ही कुपोषण है, चाहे वो कमी से हो या अधिकता से। इन सभी बातों के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। बताइए। हमने पोषक तत्वों की कमी और उनकी सही मात्रा पर तो बात की, जो बहुत जरूरी है, लेकिन हमें इस पर भी सोचना चाहिए कि इन पोषक तत्वों की गुणवत्ता और स्रोत का क्या असर होता है। गुणवत्ता और स्रोत मतलब क्या दाल से मिलने वाले प्रोटीन और अंडे से मिलने वाले प्रोटीन का शरीर पर एक जैसा असर होता है? सोचने वाली बात है। या क्या गुड़ से मिलने वाली कैलोरी और कोल्ड ड्रिंक से मिलने वाली कैलोरी एक ही बात है? पोषक तत्वों की मात्रा के साथ साथ उनकी क्वालिटी हमारे शरीर पर लंबे समय में क्या असर डालती है, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी थाली को और गहराई से देखने के लिए मजबूर करता है। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम खाने के बारे में सोचते हैं